प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है आपका चक्रवात। क्या नाम है आपका? चक्रवात। आपने सुना होगा कि बारिश हो रही है अचानक से, कई चक्रवात बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, और आपने सुना तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण मानसून आने की संभावना हो जाती है। कई बार आप सुनते हैं लौटता हुआ मानसून, अचानक से गुजरात के तट पर आप देखते हैं अचानक से तबाही आ जाती है। ठीक है ना? तो एक शब्द मन में आता है, क्या होती है ये चक्रवात आपकी, कैसे बनते हैं, क्या इनका कारण पड़ता है, और कहाँ कहाँ पर किन किन देशों में आपको चक्रवात देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बताइए ऐसे पृथ्वी का कौन सा भाग है जहां पर आपके चक्रवात आते ही नहीं। ठीक है ना? किस कारण से आते हैं और कहाँ पर नहीं आते हैं, इनका विस्तार किस अक्षांश से कहाँ तक पाया जाता है आपका। ठीक है ना? तो ये चक्रवात से संबंधित जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, मन में डाउट बने रहते हैं कि भाई चक्रवात होते क्या है। ठीक है ना? या फिर आप इंग्लिश में आप इनके बारे में कहते हैं कि साइक्लोन होते क्या है। अब तो देखो, साइक्लोन को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन आपको इनको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपकी गलत करा देती हैं। और पेपर कोई सा भी गवर्नमेंट अगर आप एग्जाम देते हैं तो सब में ही आपके साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायु रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए, अब इनके बारे में हम समझते हैं। टॉपिक कौन सा हमारा? चक्रवात। तो क्या होते हैं आपके ये चक्रवात? तो देखिए, क्या है चक्रवात। चक्रवात को समझने से पहले हमको एक शब्द को समझना पड़ेगा। क्या शब्द आता है आपका? वायु संचरण। कौन सा शब्द आएगा आपका? वायु संचरण। क्या होता है वायु संचरण, और वायु संचरण को हम कितने भागों में बांटते हैं, कि जी चक्रवात की उत्पत्ति होती कहाँ से। ठीक है ना? अब हम वायु संचरण को पढ़ते हैं तीन भागों में। कितने भागों में पढ़ते हैं? तीन भागों में इनको बांटा जाता है। तो देखिए वे तीन भाग हैं कौन कौन से, और पेपर में आप देखोगे इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहला है वायु संचरण को बांटा जाता है, पहला जो है आपका प्राथमिक वायु संचरण। कौन सा आएगा आपका? तो आप बोलते हो पहला पॉइंट कौन सा आपका? प्राथमिक वायु संचरण। ठीक है ना? दूसरा जो पॉइंट आता है आपका, उसका नाम है आपका द्वितीयक वायु संचरण। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे द्वितीयक वायु संचरण। दो पॉइंट हो गए हमारे। पहला पॉइंट कौन सा आपका? प्राथमिक वायु संचरण। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? द्वितीयक वायु संचरण। और तीसरा होगा आपका तृतीयक वायु संचरण। कौन सा हो जाएगा आपका? तृतीयक वायु संचरण। तो अब क्या होता है आपका तृतीयक वायु संचरण, तो क्या है, कैसे इन चीजों को आपका बांटा गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक वायु संचरण में किसको शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक वायु संचरण में आती हैं आपकी भूमंडलीय पवनें। कौन सी पवनें आती हैं आपकी? इसमें आप बात करते हैं किनकी? तो आप कहोगे भूमंडलीय पवनें। कौन सी पवनें आएंगी आपकी? भूमंडलीय पवनें। कौन सी आएंगी आपकी? भूमंडलीय पवनें। भूमंडलीय पवनों को ही हम बोलते हैं स्थानीय पवनें। क्या बोलते हैं? स्थानीय पवनें, या इनको ही हम बोलते हैं सनातनी पवनें। ठीक है ना? इनको ही हम क्या कहते हैं भैया आपकी? तो इनको ही बोलते हैं हम क्या? स्थानीय पवनें। ठीक है ना? इनको ही बोलते हैं हम क्या? सनातनी पवनें। कौन सी पवनें कहलाएंगे आपकी? सनातनी पवनें कहलाती। ठीक है ना? अब इसी के अंतर्गत दूसरा जो आता है आपका द्वितीयक वायु संचरण में हम किसको शामिल करते हैं? तो जो द्वितीयक वायु संचरण है, इसमें आती है आपकी प्रादेशिक पवनें। कौन सी आएंगी आपकी? तो आप कहोगे इसी में आएंगे आपकी कौन सी पवनें? तो आप कहोगे प्रादेशिक पवनें। कौन सी पवनें आती हैं आपकी? प्रादेशिक पवनें। प्रादेशिक पवनों किसको ही हम कहते हैं? मानसूनी पवनें। यही आपकी कौन सी कहलाती हैं आपकी? तो आप कहोगे यही कहलाती हैं आपकी मानसूनी पवनें। कौन सी आएंगी? मानसूनी पवनें। और मानसूनी पवनों में ही आते हैं आपके चक्रवात या प्रति चक्रवात। इसमें ही आते हैं आपके क्या? चक्रवात, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रति चक्रवात कहते हैं जिसको हम। ठीक है ना? अब देखो पेपर का क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए चक्रवात या प्रति चक्रवात किस प्रकार की वायु संचरण में उपलब्ध होते हैं। तो वायु परिसंचरण कौन सा है आपका? तो आप कहोगे द्वितीयक वायु संचरण। कौन सा आता है आपका? द्वितीयक वायु संचरण में आते हमारे क्या? चक्रवात या फिर प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? अब आता है तृतीयक वायु संचरण। कौन सा आता है? तृतीयक वायु संचरण में आपने सुना होगा, इसमें आती हैं आपकी स्थानीय पवनें। कौन सी आती हैं आपकी? स्थानीय पवनें। अब स्थानीय पवनों में आपने सुना होगा कि जैसे आपने सुना है कि आप कहते लू चल रही है।
गर्मियों के दिनों में क्या चलती है, लू चलती है, जिसको आपने और भी नाम आते जैसे आपने सुना हो सिराको। कौन सा शब्द आएगा आपका, सिराको। इसी में एक और शब्द भी आप सुनते हैं, जैसे आपने और भी स्थानीय पवनों के नाम है, जैसे फोन। एक स्थानीय पवन का नाम क्या है आपका, फोन। या जिसमें आप एक और पढ़ते हैं हडसन या हरबटन, ये स्थानीय पवनों के नाम है, हरबटन। या जिसको एक और नाम आप कह सकते हो मिस्टल। कौन सी हो सकती है आपकी, मिस्टल। ठीक है ना। तो ये है आपकी कौन सी, स्थानीय पवने। या हमने आपको बताया है वायु संचरण या वायु परिसंचरण को कितने भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। क्या क्या नाम है, प्राथमिक वायु संचरण, दूसरा है द्वितीयक वायु संचरण, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, तृतीयक वायु संचरण या परिसंचरण, शब्द जोड़ सकते हैं। प्राथमिक वायु संचरण में भूमंडलीय पवने, स्थानीय पवने या सनातनी पवने आती हैं आपकी। दूसरा हो जाएगा आपका द्वितीयक वायु संचरण, जिसमें आपकी स्थानीय प्रादेशिक पवने, मानसूनी पवने, इन्हीं में आते हैं आपके चक्रवात या प्रतिचक्रवात। अब इसी में आता है तृतीयक वायु संचरण, यानी स्थानीय पवने में आते हैं लू, सिराको, फोन, हरबटन, और कौन सा आएगा आपका, मिस्टल। ये कुछ आपकी स्थानीय पवनों के उदाहरण। ठीक है ना। अब इसी में अब हमारा जो हमें कंफर्म हो गया है कि जो चक्रवात आते हैं आपके, वो कौन सी वायु संचरण में आएंगे, द्वितीयक वायु संचरण। ठीक है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है चक्रवात क्या है, अब हम इस पर आते हैं। देखिए क्या है आपका चक्रवात। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रॉपर चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात क्या है, तो चक्रवात शब्द की जो उत्पत्ति हुई, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, आप बताओ कि चक्रवात की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, किसके शब्द, तो आप कहोगे लैटिन भाषा के शब्द। अब एक लैटिन भाषा का जो शब्द है उसका नाम है काइक्लोस। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा आपका, उसका नाम याद रखिए, लैटिन भाषा का शब्द है काइक्लोस। कौन से शब्द से हुई है आपकी, काइक्लोस से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है, आप कहोगे सांप की कुंडली। इसका अर्थ क्या होता है, आप अर्थ बताओगे क्या, सांप की कुंडली। आप देखो कैसी सांप की कुंडली, तो आपने देखा होगा कि जब सांप कहीं जाता है और कोई उसको परेशान कर दे, थोड़ा बहुत उसको आपस में आवाज आ जाती है, तो आपने देखा वो अचानक से कुंडली मार के बैठ जाता है, अपना सबको समेट के एक जगह ऐसे खड़ा हो जाता है। अब देखो, यही देखो ना आप, अचानक से घूम के जी कहाँ की ओर उठ गया है, ऊपर की ओर। इसी को हम इंग्लिश में सांप की कुंडली को बोलते हैं अपन क्या, तो आप लिख सकते हो कॉइलिंग ऑफ स्नेक। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉइलिंग ऑफ स्नेक्स। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन समझ में आया आपको, चक्रवात शब्द कहाँ से आया है, ये लैटिन भाषा के शब्द काइक्लोस से आया है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली, या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कॉइलिंग ऑफ स्नेक्स कहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए जो चक्रवात जो है ये कैसे उत्पन्न होते हैं, तो चक्रवात के लिए आपको समझना है कि जो वायु है या जो पवने हैं, पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। कैसी जाती हैं आपकी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। जैसे आपने उदाहरण, पवने बोले तो हवा, हवा बोले तो गैस। आपने देखा होगा कि नॉर्मल गैसें जो रहती हैं वो फैली हुई रहती है, लेकिन आपने देखा गैस की टंकी देखी आपने, गैस की टंकी में से अगर हवा निकालते बाहर से अंदर आती कि अंदर से बाहर जाती, अंदर से बाहर जाती, क्योंकि अंदर प्रेशर कैसा है, ज्यादा। तो हमें यही याद रखना है, पवनों का जो संचरण होता है, इंपोर्टेंट करके आप लिख लीजिए कि पवनों का संचरण, किसका संचरण, पवनों का संचरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। कहां से कहां की ओर होता है, उच्च दाब से कहां की ओर होगा आपका, निम्न दाब की ओर। पवनों का संचरण कहां की ओर होगा आपका, तो आप कहोगे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी इसको हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर से, कहां से, हाई प्रेशर से कहां की ओर जाती हैं आपकी, लो प्रेशर की ओर जाती है। हवाएं हमेशा कहां की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी उच्च दाब से
निम्न दाब की ओर चलती है। ये इतना समझ में आया। अब ये तो हमने पवनों का संचरण देखा है। अब यहीं पर अगर हम चक्रवात की परिभाषा बताते हैं तो चक्रवात की परिभाषा होगी पवनों का चक्रीय संचरण। पवनों का कौन सा? चक्रीय संचरण क्या कहलाता है आपका? चक्रवात कहलाता। जब ये जो पवने हैं आपकी, देखिए कैसे कि आपने कहा कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल में देखिए ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हो। ये गोल है आपका, अंदर है आपका लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर है आपका? लो प्रेशर है। और बाहर कौन सा आपका? हाई प्रेशर। लो प्रेशर है अंदर, बाहर कैसा आपका? हाई प्रेशर है। अंदर है निम्न दाब, बाहर कैसा है? उच्च दाब। और हवाएं हमेशा कहां से जाती? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। तो ये हवाएं ऐसी चलेंगी आपकी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? कहाँ की ओर जाएंगी जी हवाएं आपकी? अंदर की ओर। कहाँ की ओर जाती हैं आपकी? अंदर की ओर हवा चलती हैं आपकी। ये चल गई आपकी अंदर की ओर हवाएं, ठीक है ना। अब ये जो कंडीशन है, इनके बीच में पाई जाती समदाब रेखाएं। इनके अंदर कौन सी रेखाएं थे? एक दो तीन आपको दिख रही समदाब रेखा। जब ये हवाएं बाहर से अंदर की ओर जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगे तो एक ये सर्कल का रूप धारण करेगी। किसका रूप धारण करेगी? सर्कल। जब समझ लो वो एक चक्कर लगाने लगे तो समझ जाना उसी को हम कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। यहीं से जो चक्रवात की जो परिभाषा आती है आपकी, तो आप चक्रवात की परिभाषा लिख लीजिए कि चक्रवात की परिभाषा क्या होती है। इसकी अगर हम परिभाषा बताएंगे, अब हम क्या बताना चाहें, परिभाषा क्या बताएंगे इसकी हम चक्रवात की, तो आप लिख लीजिए पवनों का चक्रीय संचरण। पवनों का चक्रीय संचरण ही क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? चक्रवात कहलाता है। समझ में आया आपको? तो चक्रीय संचरण आपको समझ में, चक्रीय संचरण पवनों का कैसा होगा? उच्च दाब से निम्न दाब, यानी चक्रवात हमेशा बनेंगे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जब वो एक सर्कल में घूमने लगेंगे, कैसे घूमने लगेंगे? सर्कल में घूमने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको ऐसी सर्कल आकृति दिखेगी। जब ये सांप की आकृति कुंडली बनने लगे तो समझ जाना उसमें क्या बन रहा है आपका? चक्रवात बन रहा है। और तुमने गांव पे देखा होगा जब नदियां चढ़ती है भौरा बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं आपके? भौरा बन रहे हैं। भौरा मोरा नहीं बनते, उनको ही बोलते हैं क्या? चक्रवात। ठीक है ना। इसके बाद अब हम आगे आते हैं कि देखिए चक्रवात की स्थिति को थोड़ा सा और समझते हैं हम इसी में, ठीक है ना। कि देखिए आप कि अगर पूछा जाए कि जो चक्रवात है कैसे जाते हैं आपके, चक्रवात जो है आपके हाई प्रेशर से कहाँ की ओर जाएंगे आपके? हवाएं कैसे चलेंगे आपकी? चक्रवात में जो हवाएं रहती है हाई प्रेशर से कहाँ की ओर जाएंगी? लो प्रेशर की ओर जाती है। लेकिन विद्वानों एक चीज याद रखना है, हवाएं कभी भी सीधी दिशा में नहीं जाती हैं। हवाएं कैसे नहीं जाती हैं आपकी? सीधी दिशा में नहीं जाती हैं। आप कहोगे जो हवाएं हाई प्रेशर से कहाँ की ओर जा रही हैं आपकी? लो प्रेशर की ओर जा रही, तो वो सीधी जा रही होंगी। हवाएं कभी भी सीधी नहीं जाती हैं। हवाएं जाती हैं आपकी हाई प्रेशर से, जब वे जाती हैं तो वे मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं आपकी? मुड़ जाती हैं। अब ये कारण कैसे मुड़ती हैं ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना, क्यों हवाएं आपकी आपस में मुड़ जाती हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, कोरियोलिस बल। कौन सा बल नाम सुना आपने? कोरियोलिस बल, या जिसको हम बोलते हैं विक्षेपण बल। क्या कहते हैं? विक्षेपण बल भी कहते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए कि पवनों की गति कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती है। अपन क्या बताएंगे, इधर हम क्या लिखेंगे भैया, तो आप कहोगे पवनों की गति कभी भी, कभी भी सीधी रेखा, कौन सी रेखा? सीधी रेखा में नहीं होती है। पवनों की गति कैसी नहीं होती? कभी भी सीधी रेखा। आप कहोगे हाई प्रेशर से सीधी आकर लो प्रेशर से कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सीधी स्थिति में नहीं होती है। तो लिखना आप पवनों की गति, यानी पवने कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? विक्षेपण बल।
कौन सा बल आएगा आपका? विक्षेपण बल के कारण के कारण अपने स्थान से विचलित हो जाती है, अपने स्थान से विचलित हो जाती है या भटक जाती है, अपने स्थान से भटक जाती है। कैसे हो जाती है भैया? भटक जाती है। अब आप सीधे जा रहे थे, अचानक से कुछ दिखा आपको, तो आपका एंगल थोड़ा सा कैसा हो गया? तिरछा हो गया। तिरछे होते हुए तुम टेढ़े ही चले जाओगे। यही कारण है कि हवा जब सीधी नहीं आती और क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। इतना क्लियर है? अब जब हवाएं मुड़ेंगी तो अब हमें वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ की ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ की ओर मुड़ेगी। यही कारण है आपके भारत में मानसून के आने का। किसका आने का? मानसून भी आपका इसी से संबंधित रहता है। चक्रवात बनेगा तभी तो मानसून बनेगा आपका। पवनों से ही चल रहा है आपका। इसी के बाद जो फिर हम अगली क्लास में क्या पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे मानसून के बारे में। अब आपको याद रखना इसी में, तो लिखिए आप, विस्थापन हो गया आपका, भटक जाती है, जिसके कारण आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ की ओर बात चल रहे हैं अपन? उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में पवने कहाँ की ओर मुड़ती हैं? दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ जाती है। कौन सी ओर मुड़ रही पवने आपकी? दाईं ओर मुड़ती है। याद रखना, पवने जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में कहाँ की ओर मुड़ेंगी? दाईं ओर मुड़ेंगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ की बात आया आपकी? दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट हो जाएगा आपका। दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ की ओर मुड़ेगी आपकी? बाईं ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ की ओर मुड़ेगी आपकी? बाईं ओर मुड़ जाती है। इतना आपको वह बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है कि पवने कहाँ, किस गोलार्ध में कहाँ की ओर मुड़ जाती है। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे ये चीजें आपकी मुड़ती हैं। तो देखिए, थोड़ा और समझिए आप। अब ये है हमारी 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा आपकी? 0 डिग्री रेखा। इसको ही हम बोलते हैं क्या? आप कहते हैं इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है ना? इसके ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर कहलाता है आपका भाग जिसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है आपका? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे क्या कहलाएगा आपका? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे कौन सा कहलाएगा आपका? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है ना? अब देखिए, दोनों में आपको पता है चक्रवात उठते हैं। क्या उठते हैं आपके? चक्रवात आते हैं। अब जब चक्रवात आपके आएंगे तो उनकी भी कोई ना कोई दिशा होगी आपकी। तो देखिए, ठीक है ना? अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जिससे कि आप काफी कंफ्यूज ही ना हो कौन सी ओर मुड़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, आपको पता है जी उत्तरी गोलार्ध है जी, कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जी नदर्न है जी, कौन सा है? सदर्न। यानी जी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, कौन सा कहलाता है? नॉर्थ। और जी कौन सा कहलाता है आपका? साउथ हेमिस्फीयर। तो आपको एन ऐसा ही बनाते हो कि नहीं बनाते? जब बताओ, बनाते हैं कि नहीं बनाते? जब बताइए, एन ऐसा ही बनाते हो आप कि नहीं बनाते हो? एन तो ऐसा ही बनता है भैया, अपने हिसाब से तो ऐसा नहीं बनता है। और एस कैसा बनाते हो आप? ऐसे ही बनाते हो। तो आपको दिशाओं का, चक्रवात का भी क्रम याद रखना है। ये जो एन है इसको आप ऐसा कर दीजिए थोड़ा, और जे है इसको ऐसा कर दीजिए। ठीक है ना? जी एस है, जा भैया ऐसा कर दो आप। और जे जो भैया है इसको ऐसा कर दो आप। ठीक है ना? ऐसा करना मतलब ऐसा करना, ऐसा करना मतलब ऐसा करना। समझ में आ रहा है कैसा कर रहे हैं अपन इनको? और ऐसा करना मतलब ऐसा करना। ऐसे ही घूम रहे हैं आपके?
ऐसे सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए, हाँ या ना, यही बना है। अब इससे आपको पता पड़ रहा है कौन सा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सा आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप ऊपर का देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। कैसा दिशा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे भैया इसको, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका कौन सा, तो आप बताओ क्लॉकवाइज। पेपर में पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनकी दशा कैसी है, तो ये कैसे कहलाएंगे आपके, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में। और यहाँ पर कौन सा आएगा आपका, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घूमते। ठीक है ना, दोनों का चीज क्लियर है आपका। ये क्लॉकवाइज और ये कौन सी हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है आपकी। ठीक है ना। अब इसी में जो हम पढ़ते हैं आपके, आप कहोगे अब हम पढ़ते हैं चक्रवात के प्रकार। क्या पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ना हमें, चक्रवात के प्रकार। कितने प्रकार के आपके चक्रवात होते हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, चक्रवात के प्रकार। क्या देखते हैं हम, चक्रवात के प्रकार देख रहे हैं। देखिए, तो देखिए चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार से आते हैं आपके, दो प्रकार से, अक्षांशीय अवस्थिति के अनुसार, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, चक्रवात के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, चक्रवात के प्रकार। किसके आधार पर, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। तो लिख लेना आप, अक्षांशीय, अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर, अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर। ठीक है ना, तो अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर जो चक्रवात हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, तो आप कहोगे दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार से आते हैं, दो प्रकार से आते हैं। उसका नाम है, पहला है, पहला प्रकार लिखिए आप, पहला है आपका कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। कौन सा है आपका, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। पहला कौन सा आपका, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा कौन सा होगा आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनके नाम इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। तो नीचे वाला जो ऊपर वाला है उसको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। इसको भैया अपन क्या कहते हैं, तो आप इसका जो नाम बताओगे उसका नाम क्या है, टेम्परेट साइक्लोन। कौन सा है आपका, टेम्परेट साइक्लोन। दूसरा कौन सा होगा आपका, तो दूसरा हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन सा होगा आपका, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, तो दूसरा हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अब देखिए इनके बारे में ही पढ़ना है, क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या होते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन। दो प्रकार से पढ़ लिया हमने। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा और समझना है कि कहाँ कहाँ पर चक्रवात आते हैं और कहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं। तो जिनको पता हो वो बताएं कि चक्रवात ऐसा कौन सा क्षेत्र है पृथ्वी पर कि जहाँ पर आपके चक्रवात बनते ही नहीं। ठीक है ना, चलिए उनके बारे में देखते हैं हम, कहाँ कहाँ पर आपके चक्रवात नहीं बनते। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, चक्रवात की, कि चक्रवात कहाँ कहाँ पर बनते हैं और कहाँ कहाँ पर चक्रवात नहीं बनेंगे। ये है रेखा है आपकी, ये है पृथ्वी। क्या है आपकी, पृथ्वी। पृथ्वी के बीच से लाइन डली रहती है जिसका नाम क्या है आपका, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है आपकी, भूमध्य रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी के केंद्र से कौन सी खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन।
कौन सी लाइन? 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन के ऊपर ही लाइन खींची जाती है 5 डिग्री। कितने डिग्री? 5। नीचे भी कहलाती है 5 डिग्री। कितने डिग्री? 5। ऊपर भी 5 और नीचे भी कितना? ऊपर भी 5 नीचे भी 5। दोनों जगह कितने कितने डिग्री की बात चल रही है? 5-5 डिग्री की बात चल रही है आपकी। ठीक है ना? अब देखिए दोनों की बात चल रही है आपकी, 5 डिग्री की बात है, तो इधर जो 5 डिग्री के बीच में जो पाया जाता है आपका, उधर आपको याद रखना है वायु का अवतलन होता है। क्या होता है? वायु का अवतलन, यानी अपन कहेंगे यहाँ पर जो कोरोलेसिस बल होता है। कौन सा बल होता है आपका? आप लोगों को कोरोलेसिस बल। कौन सा बल है आपका? कोरोलेसिस बल नहीं पाया जाता है। कोरोलेसिस बल नहीं पाया जाता है। कौन सा बल नहीं पाया जाता है? कोरिलेसिस बल नहीं पाया जाता है। जब कोरिलेसिस बल नहीं पाया जाता है, यहीं पर भूमध्य रेखा पर ही होता है शांत पेटी का निर्माण। किसका निर्माण होता है भैया? शांत पेटी, जिसको हम बोलते हैं डोल ड्रम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है आपका? डोल ड्रम। जब डोल ड्रम का जहां पर निर्माण होता है, ठीक है ना, वहां पर देखो हमने पढ़ा था कि हवाएं मुड़ती हैं किसके कारण? आपने कहा था हवाएं किसके कारण मुड़ती हैं? कोरोलेसिस बल के कारण। अब जहाँ कोरोलेसिस बल ही नहीं है तो हवाएं मुड़ेंगी क्या? जब हवाएं नहीं मुड़ेंगी चक्रवात बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो आप कहोगे जो भूमध्य रेखा है, कहाँ पर? 5 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे आपके? चक्रवात बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आप कहोगे चक्रवात नहीं बनेंगे। एक क्षेत्र समझ में आएगा, यहाँ पर भी चक्रवात आपके नहीं बनते। अब दूसरी चीज याद रखिए आप, और कहाँ पर चक्रवात बनेंगे आपके? देखिए अब आगे की जो कंडीशन है, आप देखते हैं जी 5 डिग्री। कौन सा डिग्री है? 5 से लेकर इधर 25 तक। 5 से लेकर कहां तक की बात चल रही है आपकी? 25। ये इधर 25 और नीचे भी आएगा आपका कौन सा? 25। यानी दोनों जगह हम बात कितनी कर रहे हैं? 25-25 की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी कितने डिग्री है आपका? 25। और यहाँ पर भी कितना होगा आपका? 25। अब जब दोनों जगह 25-25 डिग्री है आपका, कितना है आपका? 25-25 डिग्री की बात चल रही है आपकी, तो यहाँ के बीच में यानी 5 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य कितने कितने के बीच की बात चल रही है आपकी? 5 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य जो आपके चक्रवात बनते हैं उनका नाम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन से चक्रवात बनेंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी हम इधर की बात करते हैं, इधर जो बनेंगे आपके वो कौन सी बनेंगे आपके? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और यहाँ पर जो बनेंगे ये दोनों जगह कौन से चक्रवात बनेंगे आपके? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कहाँ से कहाँ तक विस्तार पाया जाएगा? 5 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 25। कौन से बनेंगे आपके? तो आप बता दोगे उष्ण कटिबंधीय। कौन से बनेंगे आपके? उष्ण कटिबंधीय बनेंगे। और इधर ही अब हम बात करें कि आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद आगे बढ़ते हैं हम। 5 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इधर 5 से लेकर 35 तक, कहाँ तक आपका? 5 से लेकर 35 तक की जो बात चल रही है आपकी, देखिए जैसे इस पे हम देखना चाहें, 5 से लेकर 25 से 35 की बात बीच में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो हमने पढ़ा है यही पढ़ रहे हैं हम, है ना। 0 डिग्री थी, कौन सी डिग्री लाइन थी आपकी? 0 डिग्री। इधर अपन ने कौन सा डिग्री पढ़ लिया था? 5 डिग्री। इधर भी कौन सा पढ़ लिया अपन ने? 5 डिग्री। फिर अपन चले गए थे कहाँ तक? 25 तक। कहाँ तक चले गए थे? 25। यहीं पर है आपका 35 डिग्री। और ऊपर भी कितना आएगा आपका? यहाँ पर 25 और यहाँ पर भी कितना आएगा आपका? 35। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया ये जो है इधर कौन सी पेटी पाई जाती है आपकी? शांत पेटी। कौन सी पेटी पाई जाएगी? शांत पेटी पाई जाती है। और इधर इन दोनों के बीच में कितने क्षेत्र में? कितने क्षेत्र में? 5 से 25 के बीच में। किसके बीच में?
5 से 25 के बीच में जो आते हैं वो कौन से चक्रवात आएंगे आपके? उष्णकटिबंधीय। यहाँ भी कौन से आएंगे आपके? उष्णकटिबंधीय आएंगे चक्रवात। ठीक है ना। यहाँ पर चक्रवात नहीं आते, क्या नहीं बनेंगे आपके? चक्रवात नहीं बनेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन जो 25 से 35 की लाइन है, कौन सी आपकी? 25 से 35 डिग्री के बीच में वायु का अवतलन होता है। याद रखिए आप, इधर 5 से 25 के बीच में, सॉरी 25 और 35 के बीच में क्या होता है आपका? वायु का अवतलन होता है। अवतलन होता है मतलब हवाएं उतरती हैं। क्या करती हैं? हवाएं उतरती, ना कि हवाएं उठती हैं। जब हवाओं का अवतलन होगा, यहाँ भी हवाओं का क्या होगा भैया आपका? वायु का अवतलन होगा। ठीक है ना। हवाएं उतर रही हैं, जब वायु का जहां जहां पर भी अवतलन होता है, इसी को बोलते हैं अश्व अक्षांश। इधर बीच में कौन से अक्षांश पाए जाते हैं आपके? इनको हम नाम देते हैं क्या? अश्व अक्षांश। इधर भी क्या पाया जाएगा आपका? अश्व अक्षांश। पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए अश्व अक्षांश का विस्तार कहां से कहां तक होता है? 25 से लेकर 35 तक। यहाँ पर वायु का क्या हो रहा है? अवतलन हो रहा है, तो यहाँ पर भी चक्रवात नहीं बनते हैं। ठीक है ना। 5 से 35 के बीच में भी क्या होगा आपका? चक्रवात नहीं बनते। दो कंडीशन समझ में आई आपको? 5 के बीच में, 0 से 5 और 25 से 35, दो जगह आपके चक्रवात नहीं बनते हैं। अब देखिए, अब जो अगला आता है आपका, अब हम 35 से आगे जाएंगे। कहां से जाएंगे आगे? 35 से। 35 से ऊपर जाएंगे हम 65 तक। कहां तक जाएंगे हम? 65 तक। यानी 25 से 35 से लेकर कहां तक? 65 डिग्री। और ये भी 65 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पर बनते हैं इस वाली लाइन में, यहाँ पर बनेंगे आपके शीतोष्ण चक्रवात। कौन से बनेंगे भैया आपके? शीतोष्ण चक्रवात। यहाँ भी कौन से बनेंगे आपके? तो आप कहोगे शीतोष्ण चक्रवात। कौन से बनेंगे आपके? शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। ठीक है ना। और फिर आप इसके आगे चले जाएंगे 65 से 90 तक, फिर भी चक्रवात नहीं बनेंगे। ठीक है ना। इतना समझ में आया। दो जगह ऐसी हैं जहां पर आपके चक्रवात बनते हैं। कहां से कहां तक? तो आप कहोगे 5 से लेकर 35 तक। इधर 35 से लेकर 65 तक, 5 से लेकर 25 तक, 35 से लेकर 65 तक। कौन से चक्रवात बनते हैं? 5 से 25 तक बनते हैं उष्णकटिबंधीय। कौन से बनते हैं आपके? उष्णकटिबंधीय। और आपके 35 से लेकर 65 तक कौन से बनते हैं आपके? शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। अश्व लाइन किसको कहते हो? अश्व अक्षांश कहां से कहां तक पाए जाते हैं? 25 से 35 तक पाए जाते हैं। इतना क्लियर है आपका? अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, दो प्रकार के चक्रवात देखे हमने, कौन कौन? शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले किसके बारे में? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं हम? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन से चक्रवात हैं आपके? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है ना। अब देखिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण किसके सहारे होता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इनका जो निर्माण है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो निर्माण है, किसकी बात चल रही है आपकी? निर्माण। इनका जो निर्माण होता है वो वाताग्र के सहारे होता है। किसके सहारे होता है? इनका जो निर्माण होता है, निर्माण अपन किसके कहेंगे? तो आप कहोगे वाताग्र के सहारे होता है। किसके कारण होता है? वाताग्र के सहारे निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन है, आपके मन में विचार आ रहा हो, मुझे वाताग्र कहां से आ गया? है ना। अब इन चीजों को बस समझते हैं। इनको समझने से पहले आपको मैंने पहले ही समझा दिया था वायु राशि के बारे में। किसके बारे में? वायु राशि के बारे में समझिए, वायु राशि क्या होती है। ठीक है ना। तो लिखना आप, यह एक वायु राशि क्या होती है आपकी? तो आप कहोगे यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत, यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। वायु राशि क्या कहलाती है? यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है,
जिसका प्रभाव अधिक होता है, जिसका क्या होता है, प्रभाव अधिक होता है, इसका प्रभाव कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। और एक ही प्रवृत्ति की वायु राशि पाई जाती है वहां पर, और कैसी पाई जाती है, एक ही प्रवृत्ति, एक ही प्रवृत्ति की वायु राशि पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, आपका कहीं शासन है, आपके जैसे ही सब लोग रह रहे हैं, आपका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा वहां पर। ऐसे ही कहीं किसी क्षेत्र में लंबे समय तक एक ही प्रकार का मौसम दिखाई दे, गर्म ही गर्म हो वायु राशि आपकी, तो उसका प्रभाव कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब उदाहरण से समझिए इस चीज को, ठीक है ना, इतना समझ में आया अपने। देखिए अब इसको हम और ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कि आपने कहा ये कोई एक स्थल है, क्या है जी, आपका स्थल है, क्या है जी, आपका स्थल भाग है, स्थल भाग हो गया। अब स्थल भाग के ऊपर कोई एक वायु राशि है ऊपर, क्या है आपकी, कोई एक वायु राशि है ऊपर, ठीक है ना। आप देखिए स्थल हो रहा है गर्म, इसका जो स्थल कैसा हो रहा है आपका, जो गर्म हो रहा है, गर्म भूपृष्ठ है इसका, ठीक है ना। ऊपर जो थी ठंडी, कैसी थी वायु राशि आपकी, ठंडी। तो सोचिए आप, जब नीचे गर्म हो रहा है ऊपर ठंडी हो रही, तो धीरे धीरे जो इसके संपर्क में आएगी कि नहीं आएगी, कहो आएगी। जे गर्म हो रहा है, जे ठंडा हो रहा है, जब जे इस के प्रभाव में आएगी तो नीचे वाली गर्म सतह ऊपर वाली वायु कैसा कर देगी, गर्म। ये ठंडी थी, अब जे कैसी हो जाएगी, गर्म वायु राशि कहलाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसकी सतह कैसी हो जाएगी, इसकी सतह कैसी हो जाएगी आपकी, गर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भैया आपकी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये इसके गुणों को धारण कर लेगी आपकी, है ना। तो ये कैसी वायु हो जाएगी आपकी, गर्म हो जाएगी। यहीं पर अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरा अगर हम लेते हैं, मान लीजिए यहीं पर एक और आपकी सतह है, ये ठीक है ना, ये जो सतह है ये ठंडी है, कैसी है, ठंडी। इसके ऊपर जो वायु राशि है वो पहले गर्म थी, कैसी थी भैया, गर्म थी, लेकिन अब जो इसके संपर्क में आई, आया ना भाई, जो जैसा होगा वो वैसा ही तो कर देगा। जैसे मान लो अगर तुम बुरे व्यक्ति के संपर्क में आ गए हो, तो तुम भी कैसे हो जाओगे, धीरे धीरे बुरी आदतों को लेते ही जाओगे, क्योंकि प्रभाव अगर उसका ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि जिस चीज का प्रभाव होता है वो उसी को अपने आप में मिला लेता है। यहाँ पर गर्म वायु थी, सतह कैसी थी, गर्म, तो उसने आप वायु को भी कैसा कर दिया, गर्म कर दिया। इधर सतह कैसी है, ठंडी, हवा भी कैसी हो जाएगी, ठंडी। यही उदाहरण है, गर्मियों में तुमने देखा हवाएं भी गर्म चलती, गर्मी के दिनों में सतह गर्म होती है, सतह गर्म होगी तो ऊपर क्या, भले ही ठंडी आ रही हो लेकिन वह भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा हवा ठंडी है, सर्दियों में, सर्दियों में ठंडी हवा होती है, सतह कैसी होती है, ठंडी, तो गर्म को वो कैसा कर देता है, ठंडा कर देता है। यही कारण है, तुमने देखा सर्दियों में धूप भले निकलती है लेकिन आपको ठंड तो लगती है ना। गर्मियों में कितनी भले नमी हो रही हो लेकिन गर्मी तो आपको लगती लगती है। यही कारण है आपका, ये दोनों जो प्रवृत्तियां हैं, कितने प्रकार की प्रवृत्ति होती हैं, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो ये दोनों ही क्षेत्र में पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ पर पाई जाती है, दोनों ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब इसी के बाद हम आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है आगे जब ये जाती है। तो दो प्रवृत्ति हैं, वायु राशि की कितनी प्रवृत्ति है, वायु राशि की प्रवृत्ति कितनी प्रवृत्ति है आपकी, दो। कितनी प्रवृत्तियां हैं आपकी, दो। एक ठंडी है और एक कैसी है, गर्म है। अब जब ठंडी और गर्म है तो इसको आप ऐसे समझोगे, देखो कैसे, इधर से कोई हवाएं गई, ठीक है ना, इनका नाम है आपका पछुआ पवन मान लीजिए। कौन सी पवन है आपकी, पछुआ पवन, जो गर्म होती है, कैसी होती है, गर्म। इनको हम लिख सकते हैं ये गर्म वायु राशि। कौन सी राशि आपकी, गर्म वायु राशि है। जब गर्म वायु राशि है तो हमेशा इंपोर्टेंट याद रखना, गर्म हवाएं हमेशा हल्की होती हैं। गर्म हवाएं कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। तो गर्म वायु राशि कैसी होती है आपकी, हल्की होती है, ठीक है ना। जब हल्की होती हैं
तो जे उत्थान करती हैं यानी ऊपर की ओर उठती हैं, तो गर्म वायु राशि कैसी करती हैं आपकी उत्थान, या हम कैसे कहेंगे ऊपर की ओर उठती है। कहाँ की ओर उठेंगी भैया, ऊपर की ओर उठेंगी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये जो आपकी और अपोजिट राशियां आ रही हैं, अब इधर से गर्म आ रही थी, इधर से कौन सी आएंगी आपकी ठंडी, कौन सी आएंगी आपकी ठंडी आती। इधर से कौन सी राशि आ रही है आपकी, तो आपको ठंडी, ठंडी जिसको हम बोल सकते हैं आपकी ध्रुवीय पूर्व पवने, इसको आप बोल सकते हो ध्रुवीय पूर्व पवने, यानी ध्रुवों से आ रही, ध्रुवों पर आपने देखा ठंडे स्थान है आपके, वहां से ठंडी हवा चल के आ रही है, ठीक है ना। तो ये कैसी वायु राशि है आपकी ठंडी, और ठंडी वायु राशि हमेशा कैसी होती है, भारी होती है। कैसी होती है आपकी, भारी होती है। और जो भारी होती है शुष्क होती है और नीचे की ओर जाती है। कैसी होती है आपकी, भारी होती है और साथ में कैसी होती है, शुष्क होती है। जो कहाँ की ओर जाती है आपकी, जो नीचे की ओर जाती है। कहाँ की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है। अब एक चीज आपके मन में आ रही होगी, मैंने बताया चक्रवात अपन पढ़ रहे हैं, दो प्रकार की वायु टकराएंगी, कौन सी नीचे जाएगी और कौन सी ऊपर जाएगी, ये आपको जरूर याद रखना है। गर्म हवाएं कहाँ की ओर जाएंगी, नीचे की ओर। ठंडी हवाएं कहाँ की ओर जाएंगी, ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब ये दोनों टकराएंगे, बताओ चुंबक के दो ध्रुव अपोजिट ध्रुव का एक दूसरे से टकराते हैं क्या, पहले से ही करंट देने लगते हैं, वो क्या देते हैं करंट। यही कारण है कि ये दो वायु राशि आपस में नहीं टकरा पाती, क्या नहीं कर पाती हैं, आपस में टकराती नहीं, आती तो है लेकिन वो सर्कल बनाएंगे। अब देखो आप कैसे सर्कल बनेंगे, यू और यू बने ना आपकी। देखो यही कारण है कि इनके बीच में, ठंडी और गर्म के बीच में एक क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसी को हम वाताग्र कहते हैं भैया। क्या कहते हैं उसको हम, वाताग्र कहते हैं, यानी फ्रंट्स कहते हैं इसको हम। समझ में आया, अब वाताग्र समझ में आया कि अभी हमने पढ़ा था क्या, कि आपने पढ़ा था कि जो शीतोष्ण जलवायु है, कौन से शीतोष्ण चक्रवात है, कौन से चक्रवात हैं आपके, शीतोष्ण चक्रवात हैं। देखो हमने क्या कहा था, शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण किसके सहारे होता है, वाताग्र के सहारे होता है। किसके सहारे होता है, वाताग्र। और वाताग्र का जो निर्माण है वो कब होता है, जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में एक दूसरे के अपोजिट आए, विपरीत आए, जी आगे की ओर, बेल की तरफ की ओर, तो बीच में किसका निर्माण हो जाएगा आपका, वाताग्र का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जब वाताग्र का निर्माण होगा, जब अपने वाताग्र बना दिया, तो बताओ अब जो हवाएं जाएंगी ये नीचे की ओर, जी कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब जी ऊपर नीचे की ओर जाएंगे तो इनसे देखो कैसे क्षेत्र का निर्माण होगा आपका, तो देखते ये ऐसी टी शेप में बनती है आपकी, ऐसे किस शेप में बनेगी आपकी, टी शेप में बनती ऐसा, ऐसे बन जाएगा आपका। अब आपको पता है हवाएं कहाँ की ओर जाएंगी, ये जो है ऐसी हवाएं जाएंगी, ठीक है ना। और कुछ हवाएं कैसी आएंगी, ऐसी घूमेंगी ना। अब आपकी वो ये ऊपर गर्म हवाएं नीचे की ओर, ठंडी हवाएं कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। उठेंगी कि नहीं उठेंगी, तो गर्म हवाएं जो इधर टकरा जाएंगी, और जो इधर कौन सी आ जाएंगी हवाएं आपकी, ठंडी हवाएं आ जाएंगी, ठीक है ना। इसके कारण आगे चलते चलते एक तो पहले सिचुएशन जी वाली बनेगी, फिर और जैसे वे पास में आएंगे, जब एक दूसरे के और पास में आते हैं तो देखिए वो कौन सी आकृति धारण कर लेती है, ये ऐसी आकृति धारण कर लेती है। देखिए अब जो है आपको पता है ठंडी हवाओं का प्रभाव कैसे चलेगा, ज्यादा तीन तरीके तरफ से घेर लेती है, कौन सी हवाएं उसको, ठंडी हवाएं। कौन सी हवाएं, ठंडी हवाएं। देखो ज्यादा घेर लिया कि नहीं घेर लिया। अब इधर ही जो गर्म हवाएं हैं, कौन सी हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, ऐसे इधर टकराई गर्म हवाएं, गर्म हवाएं इसको गर्म कर देंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी। जब गर्म करेंगी तो जो केंद्र में पहुंच गई ना ऐसी, कहाँ पहुंच गई है, और जे कहाँ घूम रही है, बाहर। कहाँ घूम रही है, बाहर। यही कारण है कि चक्रवात के अंदर जो होता है वो लो प्रेशर होता है। चक्रवात के अंदर हमने पढ़ा था कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। और बाहर जो ठंडी हवाएं हैं वो कैसा प्रेशर बना रही हैं आपकी, हाई प्रेशर बना रही हैं।
इतना समझ में आया? यही कारण है कि देखो अब ऊपर कौन सी हवा है, ठंडी हवा है, अंदर कौन सी हवा है, गर्म हवा है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, दूर खड़ा हुआ व्यक्ति, तो व्यक्ति अगर इधर जाएगा तो व्यक्ति को जो सबसे पहले होगा वो ठंडी हवाओं का आभास होगा। कौन सा होगा? ठंडी हवा। फिर थोड़ा और आगे जाएगा तो उधर उसको गर्म हवाओं का आभास होगा, और जैसे फिर और बाहर निकल जाएगा तो उसको कैसी हवाओं का आभास होगा? ठंडी। यही कारण है कि आपने देखा चक्रवात जब उठते हैं, हवाएं मानसून चलने लगती हैं आपकी जोर से, तो आपने देखा ठंडी हवा चलने लगती है। कैसी हवा चलने लगती है? ठंडी हवा चलने लगती है। यही है आपके शीतोष्ण चक्रवात। कौन से कहलाते हैं? आपके शीतोष्ण चक्रवात आपके कहलाते हैं। ठीक है ना? अब इन दोनों में हमें अंतर याद रखना है। क्या याद रखना है? अंतर हम पढ़ते हैं और पेपर में अंतर ही दिए जाते हैं आपके। ठीक है ना? तो आप लिख लीजिए शीतोष्ण, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए चक्रवात। क्या हेडिंग डाल दी अपनी? चक्रवात। और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो एक हमने बताया कौन सा आपका? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और दूसरा कौन सा होगा आपका? आप बताओ दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा जो कहलाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय। कौन सा कहलाएगा आपका? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है ना? अब इनमें हमें विशेषता लिखनी है, किसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी अवस्थिति कहाँ है, कहाँ पर बनते हैं। तो इनकी जो लोकेशन बताई थी मैंने आपको, 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य बनते हैं, है ना? कहाँ से कहाँ तक बनते हैं? 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इतना समझ में आया? अब इधर ये दोनों गोलार्ध में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं आपके? दोनों बनते तो दोनों ही गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में बनते हैं। और जिनकी अगर बात करें तो हम इनकी जो अवस्थिति है, क्या है इनकी अवस्थिति जो है, वो हमने पढ़ा था 5 डिग्री से कितने डिग्री तक? 25 डिग्री तक अक्षांशों के मध्य। 5 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक है ना? और आप कहोगे 5 से 25 के मध्य बनते हैं और दोनों गोलार्धों में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं आपके? दोनों गोलार्ध में बनते हैं। इतना क्लियर है? अब आगे देखिए, एक विशेषता हो गई आपकी कि दोनों की लोकेशन क्या है। ये बनते हैं आपके 65 डिग्री से 35 से 65 डिग्री के मध्य, और ये बनेंगे 5 से 25 के मध्य बनेंगे। ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका उत्पत्ति कैसे होती है। इनकी क्या बात कर रहे हैं हम? उत्पत्ति। तो आपको अभी हाल शुरू में बता दिया है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो वाताग्र के सहारे होती है। किसके सहारे होती है? याद रखिए, अभी हमने पढ़ा था ना, वाताग्र गर्म और ठंडी हवा के बीच में जो क्षेत्र बनता है वो वाताग्र कहलाता है। ये वाताग्र के सहारे किसकी निर्माण होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण होता है। जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनका जो निर्माण होगा जब सागरों का तापमान, इधर हमें क्या करना है, आप कहोगे जब सागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। कितने से तापमान हो जाएगा आपका? 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान कैसा हो जाएगा आपका? ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर क्या बनेंगे आपके? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे। ठीक है ना? और इसका जो अगला देखिए, इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम? ऊर्जा का स्रोत। कहाँ से इनमें एनर्जी आती है? तभी तो तुमने देखो ऊपर उड़ जाते हैं, वो आपके हवा चलने लगती है। तो इसमें ऊर्जा का कारण है विभिन्न प्रकार की वायु राशियां। विभिन्न प्रकार की क्या आएंगे आपकी? वायु राशि। ये किसकी ऊर्जा का कारण है? तो ये आपकी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ऊर्जा का कारण है। सॉरी, शीतोष्ण कटिबंध। अब इसी में जो आपका आएगा, इसमें ऊर्जा का कारण क्या है? इनमें जो हम ऊर्जा का कारण बताएंगे, इनमें ऊर्जा आता है आपका बाष्पीकरण से प्राप्त गुप्त ऊष्मा रहती है। इनमें ऊर्जा कहाँ से आती है? आप कहोगे बाष्पीकरण। क्या आएगा आपका? बाष्पीकरण से प्राप्त
कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। इसमें ऊर्जा का कारण क्या होगा आपका? बाष्पीकरण से प्राप्त गुप्त ऊष्मा जो रहती है वो इसमें एनर्जी का कारण होती है। ठीक है ना। और आपने सुना होगा बाष्पीकरण किसको कहते हैं, गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी वस्तु की या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि ठोस को द्रव्य में बदल देते हैं, बर्फ जो ठोस रहता है उसको द्रव्य पानी में बदल देते हैं, फिर पानी को भाप में बदल देते हैं, है ना। यही उसकी क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसकी जो अगली विशेषता है आपकी, अगला अंतर देखिए आप, शीतोष्ण चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। लिख लीजिए आप, यह चक्रवात, कौन सा चक्रवात? शीतोष्ण चक्रवात। यह चक्रवात पछुआ पवनों, कौन सी पवनों? पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। कहां से कहां की ओर करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये इनकी जब हम बात करेंगे तो आपका वो यह है व्यापारिक, कौन सी? व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, कौन सी पवनों के प्रभाव से? व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। कितना क्लियर है? ये पश्चिम से पूर्व जाएंगे, ये कहां से कहां की ओर जाएंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, इतनी विशेषताएं हमने इनके बारे में पढ़ ली है। थोड़ी सी और विशेषताएं हैं, दो तीन, वो और आप देखिए। इसके बाद जो अगली विशेषता आती है वो है आपकी, अगला जो आता है कि इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ता है। तो आप लिखोगे महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट से टकराती, ये क्या करेंगे आपकी? महाद्वीपों के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है। महाद्वीपों के कौन से? पश्चिमी तट को प्रभावित करती। इसको प्रभावित करेंगे? पश्चिमी तट। और ये जो प्रभावित करेंगे आपके, ये पूर्वी तटों को प्रभावित करेंगे। ये किसको प्रभावित करेंगे? यह महाद्वीपों के पूर्वी तटों से टकराती। कौन से तटों से टकराती हैं आपकी? पूर्वी तटों से टकराती। ठीक है ना। इनका विस्तार, भैया इनका विस्तार आपको याद रखना है। इनका जो विस्तार होता है ये 600 से 1000 किलोमीटर तक का कवर करती है। कितना कवर करती हैं आपकी? 600 से 1000 किलोमीटर तक कवर करती है क्षेत्र आपका। और इधर इनका जो विस्तार है, इनका जो कुल विस्तार है, इनका जो विस्तार देखिए आप, विस्तार होता है कुल 100 किलोमीटर। देख रहे हो आप, ये 600 से 1000 किलोमीटर तक कवर कर जाते हैं। और ये कहाँ तक जाते हैं आपके? केवल 100 किलोमीटर जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता है जो ज्यादा दूरी तक जाता है बाकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन जो कम दूरी तक जाता है वो बहुत भयंकर भूचाल लेकर आती है, स्पीड तेज होती है। ये जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनकी गति, इनमें जो पवनों की गति है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पवनों की जो गति है वो होती है आपकी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है आपकी? 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। लेकिन इनकी जब हम बताएंगे, इनकी जो स्पीड है, इनकी गति लिख लीजिए आप। इनकी जो गति होती है वो होती है आपकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से 320 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है आपकी? 160 किलोमीटर पर आवर से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। ठीक है ना। तो अब आपको पता पड़ गया होगा, जैसे आपने सुना होगा गुजरात में कई चक्रवात बन रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, लगभग आप सुनते कल तक आपको मध्य प्रदेश का भी मानसून खराब हो जाएगा। सुनते हैं कि नहीं सुनते? वो बताते न्यूज पे, आप देखते मौसम विभाग बताता है हवाएं कितनी तेज गति से चल रही हैं आपकी।
तो ये सब किसके कारण प्रभाव होता है आपका, चक्रवातों के कारण। और आपको पता है तबाही लेकर के जाते हैं चक्रवात, आपके सब मकान उड़ा के ले जाते हैं, आपकी फसलें नष्ट हो जाती हैं आपकी, ठीक है ना। वो किसके प्रभाव से होते हैं आपके, तो ये सब जो है आपके किसके प्रभाव से आते हैं, आपके चक्रवातों के प्रभाव से ही बनते हैं। देखिए अभी तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इस आज क्लास को हम यही छोड़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो रहेगा आपका वो चक्रवात और प्रति चक्रवात ही रहेंगे, वो टॉपिक भी देखना आप ना भूलें। धन्यवाद।